हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस टॉपिक से रिलेटेड बाकी टॉपिक्स के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और जिस हिसाब से पेपर में लिखना है मैंने उसी हिसाब से अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। तो चलिए शुरू करते हैं। इन द मॉडर्न कॉर्पोरेट कंपनीज देयर इज अ सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम कंट्रोल between shareholders who are the owners and the managers who actually organize and control the working of the companies. सिंपल वर्ड्स में आजकल के ज़माने में जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, उनमें ये देखा गया है कि जो सेपरेशन है ओनरशिप एंड मैनेजमेंट के बीच में, ओनर तो होते हैं शेयर होल्डर, वो आराम से बैठ के काम करते हैं, बल्कि जो बड़े शेयर होल्डर्स होते हैं उनको जो कंपनी का जो बोर्ड होता है उसमें भी जगह मिल जाती है, मगर नॉर्मल जो शेयर होल्डर्स हैं वो आराम से बैठे होते हैं पैसिवली। और जो दूसरे जो मैनेजर्स हैं वो कंपनी के जो काम है उनको मैनेज करते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये जो सेपरेशन है बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ये आजकल काफी ज्यादा देखी जाती है। ठीक है, द ओनर्स दैट इज शेयर होल्डर्स इन केस ऑफ द कॉर्पोरेट कंपनीज आर ऑफ्टन रेफर टू द प्रिंसिपल्स and the managers who organize, manage and control the business firms are called agents. तो जो कंपनी के मालिक हैं या जो शेयर होल्डर्स हैं उनको प्रिंसिपल्स कहा जाता है और जो कंपनी को मैनेज कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उनके सारे कामकाज कंट्रोल कर रहे हैं वो मैनेजर्स जो हैं उनको एजेंट्स कहा जाता है। तो प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम, ठीक है। In this case of separation of ownership from control of the business firms, the principal agent problem arises. तो पुराने ज़माने में क्या होता था, जो मालिक होते थे वही कंपनी को मैनेज करते थे, मगर आजकल के ज़माने में ऐसा तो नहीं है। तो जब से ये सेपरेशन हुई है ओनरशिप एंड मैनेजमेंट में, तब से एक नई प्रॉब्लम उभर के सामने आई है, जो कि है प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम। अब ये प्रॉब्लम होती क्या है? द प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन द मैनेजर्स परस्यू देयर गोल्स सच एज high salaries, power and prestige even at the cost of the owners, that is their principals. तो ये प्रॉब्लम का असली में मतलब है कि जो मैनेजर्स होते हैं वो अपने गोल्स को मतलब फॉलो करते हैं, वो जो शेयर होल्डर्स हैं या जो प्रिंसिपल्स हैं उनके गोल को फॉलो नहीं करते। वो सोचते हैं हमारी सैलरीज बढ़ जाएं, वो ये सोचते हैं हमारा जो रेपुटेशन है वो बढ़ जाए, हम मार्केट में रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन कर दें, और वो अपने गोल्स को फॉलो करते हैं। और जो शेयर होल्डर्स हैं, जो ओनर्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनका जो गोल है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का, उसको फॉलो नहीं कर पाते। समझ की बात? वेयर एज द शेयर होल्डर्स वांट टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ the net worth of their companies, the managers who pursue their own goal often take decisions which are contrary to the goal of the owners. तो बेसिकली जो शेयर होल्डर्स हैं उनका मेन मकसद प्रॉफिट कमाना है या उनकी जो नेटवर्थ है, प्रेजेंट वैल्यू, उसको बढ़ाना है, मगर जो मैनेजर्स होते हैं वो अपने गोल को परस्यू करते हैं और वो काम करते हैं जो क्या कहते हैं, जो शेयर होल्डर्स के जो गोल्स हैं उनके कॉन्ट्रेरी, मतलब उनके थोड़े बहुत अगेंस्ट चले जाते हैं। ठीक है, asymmetric information plays a role in this principal agent problem. तो इस principal agent problem में भी asymmetric information आ जाती है। कैसे? The managers, that is agents, possesses the information which is not available to the owners. तो जो मैनेजर्स होते हैं वो तो बेस लेवल पे काम कर रहे हैं, कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, उनको तो ज्यादा नॉलेज है, और ओनर्स को कोई नॉलेज ही नहीं है कि हमारी कंपनी में क्या क्या चल रहा है। समझ की बात? द ओनर्स could acquire information through research activity and extensive and costly monitoring of the managers. अब ये ओनर्स जो हैं उनको, जो शेयर होल्डर्स जो हैं, उनको सारी इंफॉर्मेशन मिल तो सकती है, मगर काफी रिसर्च करनी पड़ेगी जो कि कॉस्टली चली जाएगी, जिसका खर्चा काफी ज्यादा आ जाएगा। सिंस इट इज वेरी कॉस्टली एंड नॉट all and also not possible to gather all the required information to fully overcome the asymmetry in the information, it is quite unlikely that the owners, that is principals, will undertake such costly activity. क्योंकि इंफॉर्मेशन गैदर करना काफी मुश्किल है, कंपनी के अंदर जाके जांच पड़ताल करके टाइम मनी एफर्ट्स काफी ज्यादा लगते हैं। तो जो शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए कभी कभी काफी मुश्किल हो जाता है कि सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज हासिल करना। इसलिए ज़्यादातर आप देखते होंगे कि मान लो कोई फलां-फलां बंदा है, उसने फलां-फलां कंपनी के शेयर खरीदे और उसे नॉलेज तो थी नहीं। उसने टेक्निकल्स देखे कि भाई ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। उसने कंपनी के फंडामेंटल की स्टडी नहीं की और जैसे उसने शेयर खरीदे वो रेट गिर गए। समझ गई बात? As a result, due to the lack of adequate information by the owners, the managers, that is agents, have ample freedom to behave discretionally and take decisions to promote their own interest rather than the interest of the owners. Simple words में, क्योंकि
इन्फॉर्मेशन गैदर करना, इकट्ठा करना काफ़ी मुश्किल है। तो जो मैनेजर्स होते हैं, जो एजेंट्स होते हैं, वो अपनी मनमर्जी करते हैं और अपने हिसाब से डिसीजंस लेते हैं, जिसकी वजह से जो ओनर्स हैं उनको खामियाजा भुगतना पड़ता है। ठीक है। It is important to note that the principal agent problem exists not only in the private corporate enterprises but also in the public enterprises. तो सरकारी कंपनियों में भी होती है, प्राइवेट में भी होती है, मैंने दोनों डिस्कस की हुई हैं। तो सबसे पहले मैंने हेडिंग बनाई है प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम इन प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम कैसे होती है और इसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। इन लार्ज प्राइवेट कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस एन इंडिविजुअल और an institution holds a relatively very small part of share capital in the enterprise। तो जो ये जो बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां हैं, इनमें मान लो मैंने रिलायंस का शेयर खरीद लिया या मैंने एयरटेल का शेयर खरीद लिया, तो मेरा जो शेयर खरीदना है, मेरे पास इतने पैसे तो है नहीं, तो जो शेयर होल्डिंग होगी मेरी बहुत कम होगी। स्मॉल पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल ही मैं खरीद पाऊंगा। मैं इतने बड़े पैसे से, मतलब इतनी बड़ी कंपनी में बड़ी हिस्सेदारी नहीं खरीद पाऊंगा। दिस फैक्ट makes it difficult to obtain adequate information about how efficient the managers are working। अब मेरे पास कई कंपनियों के थोड़े शेयर्स हैं, मैं शेयर होल्डर हूँ, और शेयर होल्डर क्या होता है, एक टाइप का मालिक होता है, मगर परसेंटेज जो मिल्कियत है मेरी, जो ओनरशिप है, उसकी परसेंटेज बड़ी कम है। तो अब इतनी कम परसेंटेज के लिए मैं अगर इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी शुरू कर दूंगा कंपनी के लिए, तो वो तो जितने के शेयर खरीदते हैं उससे भी ज्यादा मेरे को खर्चा आ जाएगा, तो मैं टेंशन ही नहीं लूंगा इतनी। समझ की बात। थ्योरेटिकली एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द ओनर्स और देयर रिप्रेजेंटेटिव्स इज टू मॉनिटर द मैनेजर्स फंक्शनिंग। तो मेन काम क्या है, ओनर्स के बिहाफ पे जो मैनेजर्स को मॉनिटर करना बहुत जरूरी है, जो कि नहीं हो पाएगा। बट as noted above, it is very costly for an individual shareholder to gather sufficient information to monitor the decision making of the managers। तो ये मेरे लिए तो काफी कॉस्टली हो जाएगा कि मैंने भाई 1 लाख के शेयर खरीदे नहीं है, और उस 1 लाख के शेयर को खरीदने के लिए मुझे इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए 2 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो मैं क्या करूंगा, मैं मॉनिटर ही नहीं कर पाऊंगा कि भाई मैनेजर क्या कर रहा है उस कंपनी में। बट मैनेजर्स कैन परस्यू डिफरेंट conflicting interest with different principles, that is owners। तो मैनेजर्स अपने काम करेंगे, वो ऐसे काम करेंगे जिससे कंपनी का रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन हो, उनका जो है प्रेस्टीज बढ़े, उनकी तनख्वाहें बढ़े, उनके जो जो उनको फ्रिंज बेनिफिट्स मिलते हैं वो चीज बढ़े। फर्स्ट, इट हैज बीन pointed out that managers try to maximize the growth or sales of the firms rather than profits or net worth of the firm। तो ये तो देखा गया है कि कंपनी के रेवेन्यू या गोल, जो रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन या फिर सेल्स मैक्सिमाइजेशन है, उसको ज्यादा फोकस करते हैं रेदर देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, जिससे कि जो ओनर्स हैं उनको ज्यादा फायदा हो। द मोर रैपिड ग्रोथ इन आउटपुट और सेल्स और इंक्रीज इन द मार्केट शेयर प्रोवाइड लार्जर कैश फ्लोज विद विच हेल्प द मैनेजर्स टू गेट मोर पर्क्स। तो जितना ज्यादा कंपनी की सेल बढ़ती है, उतना ज्यादा कंपनी रेवेन्यू कमाती है, और उतना ज्यादा ही जो मैनेजर्स हैं उनकी पर्क्स बढ़ती हैं। ठीक है, उनको बेनिफिट्स मिलते हैं। द अदर ऑब्जेक्टिव that is often said to be pursued by the managers is maximization of their utility function। ये यूटिलिटी फंक्शन को मैक्सिमाइज करना, ये विलियमसन की पूरी थ्योरी है इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स की, वो भी मैं किसी दिन और लेके आऊंगा। तो विलियमसन जो थे, उन्होंने कहा था कि जो भी मैनेजर्स है वो अपनी यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन करते हैं। एज विलियमसन has suggested that the utility which a manager gets from his job depends not only on salaries but also on respect from the peers, power to control the corporation, large subordinate staff they have, the fringe benefits and other perks they enjoy, and a long tenure of the job। तो उन्होंने कहा था कि भाई जो मैनेजर्स होते हैं उनकी यूटिलिटी तभी इंक्रीज होगी जब उनकी रिस्पेक्ट होगी, पीयर्स के अमंग उसकी रिस्पेक्ट होगी, और वो कंट्रोल जितना ज्यादा कॉर्पोरेशन में रखता है उतना ज्यादा उसकी यूटिलिटी बढ़ेगी। उसके नीचे कई ज्यादा सबऑर्डिनेट स्टाफ होना चाहिए, उसको फ्रिंज बेनिफिट्स या अदर पर्क्स मिली होनी चाहिए। तो जब ये सारी चीजें होंगी तो जो मैनेजर है उसका यूटिलिटी फंक्शन इंक्रीज होगा, और मैनेजर इन चीजों पे फोकस करेगा, ना कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे। पंगा ही है ये सारा का सारा। However, in a private enterprises, there are limitations to managers' ability to pursue objectives which conflict with the maximization of owners' profit or net worth of the firms। तो प्राइवेट एंटरप्राइजेस में कुछ लिमिटेशंस होती हैं, मैनेजर को कुछ लिमिटेशंस के अंडर ही काम करना पड़ेगा, नहीं तो उसको तो निकाल ही देंगे। फर्स्ट, शेयर होल्डर्स कैन रेज objections when they find that managers are not working efficiently, and as a result
they are not getting adequate dividend or when the value of the stock of the firm is not increasing. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो शेयर होल्डर्स हैं वो ऑब्जेक्शंस रेज कर सकते हैं कि भाई ये कंपनी में चला तो रहा है, कंपनी मैनेज तो कर रहा है, मगर हमें डिविडेंड भी नहीं आ रहा और हमारा जो शेयर प्राइस है वो भी गिरी जा रहा है। वो जो ओनर्स हैं वो ऑब्जेक्शंस कर सकते हैं। they can in extreme cases they can in extreme cases can get the managers dismissed, of course with the help of the board of directors who monitor managerial activities। तो बेसिकली जो शेयर होल्डर्स हैं वो वोटिंग राइट्स उनके पास होते हैं और वो वोटिंग राइट्स के थ्रू जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनकी मदद से मैनेजर्स को हटा के नए मैनेजर्स भी ला सकते हैं। बट व्हाट आर द वेज टू ओवरकम द प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम सो एज टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आर डिस्कस्ड एज अंडर। तो प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कई मेथड्स हैं जो कि हमने फॉलोइंग पॉइंट्स में डिस्कस किए हैं। ये शॉर्ट में भी आ सकते हैं कि भाई डिस्कस 2 वेज 3 वेज, ठीक है। सबसे पहला आ जाता है take over by other owners, very important। if a business firm is poorly managed and its owners are unable to properly control and monitor the managerial actions, it may be taken over by other firms। अगर कोई भी कंपनी अच्छे तरीके से काम नहीं कर रही, मैनेज अच्छे तरीके से नहीं हो पा रही, तो क्या करेगी, वो जो ओनर्स हैं वो अपनी कंपनी किसी और कंपनी को बेच देंगे या फिर अपने शेयर्स बेच देंगे किसी और को, ओनर चेंज कर लेंगे। समझ की बात। when a firm is poorly managed, the old owners are happy to sell out to to the new firms। तो वो अपने शेयर किसी नई फर्म को बेच देंगे या फिर ओनरशिप चेंज हो जाएगी, वो अपने शेयर्स बेच के निकल जाएंगे। देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी दैट द न्यू फर्म्स dispense with the services of the existing managers। तो ये काफी पॉसिबिलिटी रहती है कि जब भी नए ओनर्स आएंगे वो जो मैनेजर्स हैं उनको निकाल के अपने बंदे रख लेंगे, ठीक है। देयरफॉर द थ्रेट ऑफ द takeover often induces the management to improve its performance to avoid being taken over। तो ऐसा होता है कि उनके सर पे हमेशा तलवार लटकती रहती है कि भाई ये ना हो कि जो शेयर होल्डर्स हैं अपने शेयर बेच के किसी और को निकल जाए, तो कोई और शेयर होल्डर आ जाएगा, तो वो ओनर चेंज हो जाएगा तो मैनेजमेंट भी चेंज कर देगा। Thus, one way in which the performance of poorly managed companies may be improved is through the threat पोज्ड बाय द पोटेंशियल टेक ओवर। तो उनको ये भी लगता है कि अगर हमने कोई अच्छा काम नहीं किया तो ये ना हो कि ओनर ही चेंज हो जाए या टेक ओवर कर ले कोई और ओनर, तो इसलिए वो डरते हैं और अच्छा काम कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स कर लें उनके साथ, मैनेजर्स के साथ, ताकि उनको बीच बीच में नौकरी देखने के लिए इधर उधर ना भटकना पड़े, ठीक है, ताकि वो फोकस लगा के काम कर सके कि भाई हमने 10 साल इसी कंपनी में रहना है और हमारी तनख्वाह भी बढ़ती रहनी है, तो फिर इधर उधर के काम क्यों करने, ठीक है। An important way of dealing with the principal agent problem is to enter into long term contracts such as profit sharing contracts with the managers so that they have the incentive to pursue the objective of profit maximization in their own interest। तो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स में हम प्रॉफिट शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि भाई अगर प्रॉफिट हुआ कंपनी को तो जो कंपनी के जो मैनेजर्स हैं उनको इतने इतने पैसे मिलेंगे या फिर उनकी सैलरीज में इतना इतना एनहेंसमेंट आ जाएगा, ठीक है। It may, however, be noted that the objective of owner's profit sharing contract is to promote the manager's effort and work, but the payment scheme under the contract must be based on the measured output of his efforts, that is profits। तो बेसिकली प्रॉफिट शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स में ये होता है कि उनके साथ हम प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट होएगा तो एम्प्लॉयज के साथ या मैनेजर्स के साथ भी शेयर करेंगे ताकि वो अच्छे तरीके से काम करें। These long period service contracts enable managers to take a long term view and devise such strategies that ensure large profits over a long period of time। तो हम लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे मैनेजर्स के साथ तो ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो है प्रॉफिट का उसको भी हिस्सा मिलेगा, तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स में यही चीज बताई गई है। थर्ड आ जाता है प्रोवाइडिंग पार्ट ओनरशिप। उनको ओनरशिप में थोड़ा परसेंटेज दे दें, उनको कुछ शेयर्स वगैरह दे दें, ठीक है ना। A more popular way of coping with the principal agent problem is to give the managers a financial stake in the better performance of the firm। अगर कंपनी के अंदर वो अच्छा परफॉर्म करता है तो उसे कंपनी का स्टेक दे दो, थोड़े बहुत शेयर वगैरह दे दो, इसको ESOPs वगैरह भी कहते हैं, ठीक है। Many corporate companies in India and abroad have stock purchase plans whereby managers can buy equity shares of the companies at लेस देन द मार्केट प्राइस। तो कंपनी की जो मार्केट प्राइस चल रहा है उससे कम प्राइस में जो वो है क्या कहते हैं एम्प्लॉयज हैं उनको शेयर्स दे दिए जाते हैं। दीज पार्शियल ओनरशिप प्लान्स प्रोवाइड इंसेंटिव to managers to maximize
firm's profit and act in accordance with the interest of the firm's owners. तो सिंपल वर्ड्स में अगर कंपनी के शेयर सस्ते में दे दिए जाएंगे, एम्प्लॉयज को मार्केट रेट से सस्ते में दे दिए जाएंगे, तो उनको इंसेंटिव मिलेगा कि भाई हम कंपनी में अच्छा काम करें ताकि कंपनी के शेयर की वैल्यू और बढ़े और हमें और ज्यादा मार्केट में बेच के प्रॉफिट कमा सकें इन शेयर्स को, ठीक है। एन इंपॉर्टेंट रिसर्च स्टडी हैज फाउंड दैट if managers own between 5 to 10% of the stock of the firm is likely to perform better in terms of profitability than if they own less than 5%। तो ऐसा एक रिसर्च स्टडी में पाया गया है कि अगर कंपनी के मैनेजर्स के पास 5 to 10% के बीच में अगर कंपनी के शेयर्स होंगे तो वो अच्छे परफॉर्म करेंगे, और अगर 5% से कम शेयर होंगे तो उनकी जो परफॉर्मेंस है वो इतनी अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि 5 to 10% उन्हीं के हाथ में, अगर उन्होंने अच्छा काम नहीं किया तो शेयर की वैल्यू गिर जाएगी, तो उन्हीं का नुकसान होगा ना। समझ गए बात। फोर्थ पॉइंट आ जाता है इंसेंटिव पे। इंसेंटिव पे स्कीम्स आर क्वाइट कॉमन मेथड ऑफ कोपिंग विद प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम। अब ये होती क्या है, इन दीज इंसेंटिव पे स्कीम्स management salaries and bonuses are related to company's profitability, or high salaries or bonuses are given to the managers who succeed in meeting the profit targets set for them। सिंपल वर्ड्स में अगर जो भी प्रॉफिट टारगेट सेट किए गए हैं, अगर वो अपने टारगेट्स को अचीव कर लेते हैं तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी हाई चली जाती है, तो वो जो मैनेजर्स होते हैं उनकी सैलरी भी बढ़ जाती है, उनको इंसेंटिव पे स्कीम मिल जाता है, उनकी सैलरीज को बढ़ाना, बोनसेस वगैरह देना, ठीक है, वो चीजें आ जाती हैं इसमें। It has been found that markets for managers come into existence. It has been found that markets for managers come into existence those managers who secure high profits for the firms because of their better performance earn high salaries। तो बेसिकली जैसे लेबर मार्केट होती है वैसे मैनेजर्स की भी तो मार्केट होती है। अगर कोई भी मैनेजर है, कंपनी के सीईओ वगैरह हैं, जो एमडी वगैरह हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी सेल्स बढ़ा रहे हैं, अच्छा प्रॉफिट्स कमा के दे रहे हैं, तो उनकी भी तो मार्केट वैल्यू बढ़ेगी ना। मार्केट वैल्यू मतलब उनकी भी तो पैकेजेस वगैरह, सैलरीज वगैरह बढ़ेगी ना, तो उनको हाई सैलरीज पे हमेशा दूसरी कंपनी खरीदने को तैयार रहती है। Thus, profit linked salaries give incentives to managers to maximize profits or net worth of the firms, which is consistent with the interest of the owners। तो बेसिकली प्रॉफिट लिंक सैलरीज होनी चाहिए ताकि जितना ज्यादा प्रॉफिट कमाए उतना सैलरीज उनको अच्छे दें, ताकि उनको भी इंसेंटिव मिले और वो अच्छा काम करें, ठीक है। डिस्पाइट the above measures that may be taken to cope with the principal agent problem, the means by which the shareholders can control and monitor management functioning are limited and imperfect। तो सिंपल वर्ड्स में इतने सारी तरीके तो हैं प्रिंसिपल एजेंट को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, मगर फिर भी जो शेयर होल्डर्स हैं उनके पास काफी कम तरीके बच जाते हैं, क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन गैदर करनी काफी मुश्किल हो जाती है। तो इस वजह से इतनी ज्यादा जो है, जो स्मॉल शेयर होल्डर है उसके पास इतना ज्यादा कोई बचता नहीं है कि सिवाय उसके कि वो अपना शेयर बेच के निकल जाए। द प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम एग्जिस्ट नॉट ओनली बिटवीन ओनर्स एंड मैनेजर्स ऑफ द फर्म बट ऑल्सो बिटवीन ओनर्स एंड वर्कर्स। ओनर्स और मैनेजर्स के बीच में ही नहीं होता, ओनर्स और वर्कर के बीच में भी होता है। द वर्कर्स लाइक मैनेजर्स मे परस्यू their own interests rather than maximizing profits or net worth of the firm। वर्कर्स अपने हिसाब से काम करेंगे, वर्कर कहेंगे 8 घंटे हो गए, मेरी ड्यूटी खत्म होगी, मैं क्यों इतना जोर लगाऊं, मेरे को तो फिक्स तनख्वाह मिलनी है। Some incentive schemes similar to that those of managers, such as bonus payment to the workers and profit sharing arrangements with them as a reward for putting in a high level of work effort, have often been adopted to induce workers to show better performance। तो जैसे मैनेजर्स को इंसेंटिव्स दिए जाते हैं वैसे वर्कर्स को भी कुछ ना कुछ इंसेंटिव्स कई कंपनीज में दिए जाते हैं, ताकि वो जो ओनर और वर्कर है उसके बीच में जो प्रॉब्लम्स हैं, वो जो कन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको सॉल्व किया जा सके। In this connection, efficiency wage theory has been offered, which explains that better paid workers would put in large effort to create more output and profits for the owners। तो efficiency wage theory इसीलिए आई है जो बताती है कि भाई अच्छा पे करेंगे तो वो अच्छा काम करेंगे, अच्छा पे नहीं करेंगे तो फिर उनको ज्यादा तनख्वाहें दे दी। अब अगर वो काम ही नहीं करेंगे तो फिर उनको निकाल दिया जाएगा और उनको अपनी किसी और कंपनी में जाएंगे तो उसके हिसाब से उनको तनख्वाहें नहीं मिलेंगी। तो ये एफिशिएंसी वेज थ्योरम कहती है कि वर्कर्स को अच्छा दो ताकि उनको इंसेंटिव मिले, मतलब ज्यादा हार्डवर्क करने का। अब आ जाता है प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम इन पब्लिक सेक्टर। सरकारी सेक्टर में भी प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम हो सकती है और किस तरीके से होती है वो डिस्कस करेंगे। द प्रिंसिपल एजेंट relationship also exists
इन पब्लिक एंटरप्राइजेस, सरकारी कंपनियों में भी ये होता है। मैनेजर्स ऑफ द पब्लिक एंटरप्राइजेस आर मोर इंटरेस्टेड इन इंक्रीजिंग देयर पावर एंड पर्क्स। जो मैनेजर्स होते हैं वो तो यही सोचते हैं कि उनकी पावर या उनके पर्क्स बढ़ते रहें। ऑल दीज कैन बी अचीव्ड when the business is expanded beyond their efficient level, beyond their efficient level। जो कंपनी है उसका जो एफिशिएंसी का लेवल है अगर उसको भी बढ़ा दिया जाए या फिर उससे भी ज्यादा काम किया जाए, तो जो ओनर्स तो नहीं, खैर ओनर तो सरकार होती है सरकारी कंपनियों में, जो मैनेजर्स होते हैं तभी उनकी जो मतलब उनका जो रुतबा है, उनकी जो काबिलियत है वो ज्यादा मानी जाती है और उनको ज्यादा बेटर पर्क्स मिलते हैं। सिंस इट इज वेरी एक्सपेंसिव to monitor and control the behavior of the managers of the public enterprises, they tend to be inefficient। तो उनके बिहेवियर को कंट्रोल करना और देखना काफी मुश्किल है, इसलिए वो ज्यादातर इनएफिशिएंट हो जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने किसी सरकारी कंपनी के शेयर खरीदे, अब मैं जा जाके चेक थोड़ा ना करूंगा सरकारी कंपनी में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कितना चल रहा है, काफी मुश्किल हो जाएगा। Thus, in India, it has been found that public enterprises suffer from inefficiency and low profitability due to lack of effective monitoring of the behavior of the managers। तो जो सरकारी कंपनियों के मैनेजर्स हैं उनके बिहेवियर को हम जा जाके चेक नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी पक्की नौकरी है, उनको निकाल तो कोई सकता नहीं, इसलिए उनके बिहेवियर को मतलब चेक करना या कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। चेक्स बाय मिनिस्टर्स एंड लेजिस्लेचर्स on management of the public enterprises are not likely to be effective because managers are better informed about problems and functioning of their enterprises. Lack of market forces controlling them also makes managers of the public enterprises inefficient because a good number of public enterprises in India are state-owned monopolies। तो इसमें ओवरऑल यही बताया गया है कि जो मिनिस्टर्स हैं वो भी अच्छे तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाते कि कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्योंकि जो हमारा जो सिस्टम है पब्लिक एंटरप्राइजेस को मैनेज करने का, बेसिकली वो सिविल सर्वेंट्स जो है वो मैनेज करते हैं और कभी उनको किसी डिपार्टमेंट में कभी किसी डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है। तो काफी फ्यू नंबर ऑफ सिविल सर्वेंट्स है जो अच्छे तरीके से इसको कंट्रोल कर पाते हैं। बाकी ये सोचते हैं भाई हमारी तनख्वाहें तो लगी हुई हैं, सरकारी एम्प्लॉइज होते हैं और एक तरीके के सरकारी एम्प्लॉइज ही होते हैं, उनको निकाल तो इतनी जल्दी कोई सकता नहीं, इसलिए उनकी जो तनख्वाहें होती हैं वो एक टाइप की फिक्स ही होती हैं। तो उससे उनको जॉब सिक्योरिटी मिल जाती है, फिर वो काम थोड़ा स्लो करते हैं। ठीक है, इन order to improve the efficiency and profitability of public sector managers, they should be recruited through professional job market instead of being appointed from the IAS cadre। तो ये जो मैनेजर्स होते हैं एमडी सीईओ वगैरह वगैरह, ये जो डिफरेंट आईएएस कैडर हैं उनसे लाए गए होते हैं, उनको पता है हमारी नौकरी पक्की है, आज यहाँ नहीं तो किसी और डिपार्टमेंट में या किसी और कंपनी में हेड बन जाएंगे जाके। तो बजाय इसके कि इन जगहों से वो लाए जाएं, प्रोफेशनली मार्केट से उठाए जाएं ताकि वो एफिशिएंटली काम करें, उनको डर भी तो हो अपनी जॉब का। व्हेन पब्लिक सेक्टर मैनेजर्स know that if they pursue improper objectives their services can be terminated, they would try to perform efficiently। जब उनको पता होगा कि भाई अगर उन्होंने काम अच्छा नहीं किया तो उनको निकाल दिया जाएगा, तो वो अच्छे तरीके से काम करेंगे। बट अगर उनको पता है कि भाई जो मर्जी हो उनकी नौकरी तो खतरे में है ही नहीं, तो वो तो इनएफिशिएंसी से ही काम करेंगे ना, समझ की बात। Though they should be given autonomy in their day-to-day functioning and decision making, overall checks or controls must be exercised by the legislators जो मतलब जो कंसर्न मिनिस्टर्स हैं या पार्लियामेंट है या पार्लियामेंट्री कमेटीज हैं या गवर्नमेंट के ऑडिट होते रहे और अकाउंटिंग अथॉरिटीज और ऑडिट करती रहे, सीएजी वगैरह जो है उनको पूरी की पूरी रिपोर्ट देते रहे। सिंपल वर्ड्स में ये कहना है कि ऐसे बंदे लेके आओ जो कंपनी का काम अच्छा चलाएं और जो प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम को अकर ना होने दें। इस केस में जो प्रिंसिपल्स हैं वो शेयर होल्डर्स हैं। शेयर होल्डर्स जो पब्लिक लिस्टेड कंपनीज है वो आम बंदा भी हो सकता है और ज्यादातर जो हिस्सा है वो सरकार के पास होता है। तो कहने की बात यह है कि बजाय इसके कि आईएएस कैडर से ला रहे हो और उनको सरकारी नौकरियां परमानेंट दी हुई हैं, तो वो तो बेडर होके काम कर रहे हैं और मतलब उनको कोई टेंशन ही नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं है कंपनी लॉस पे जाए या प्रॉफिट पे जाए। तो अगर अच्छा तरीका आजमाना है तो उनको मार्केट से उठाया जाए मैनेजर्स को, ताकि अगर वो परफॉर्मेंस नहीं करें तो आपके पास कोई वो ना हो कि उनको रखना ही रखना है या फिर यहाँ से निकाल के किसी और कंपनी में या किसी और डिपार्टमेंट में भेज देना है। ऐसा कोई सर पे तलवार नहीं होनी चाहिए, समझ की बात। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।